हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो पार्ट्स में हमने आर्टिकल्स और कुछ और डिटरमिनर्स को लेकर क्वेश्चंस किए थे। देखिए, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके लिए ये उतना ही नया क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में देखेंगे। और हर बार ये बात मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जिस माइंडसेट से एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए होते हैं। यानी आप अगर कॉन्सेप्ट सही तरीके से पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो हम अभी सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो अब से एग्जाम में पूछे जाएंगे एसएससी के, उसमें भी आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर की बात करें तो उनको समझिए कि क्या वो क्वेश्चन है, किस तरीके से एग्जाम ने आपसे पूछा है, यानी एसएससी ने आपसे पूछा है, वो कौन सी अप्रोच आपसे चाहता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है, उसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आप ये देखिए कि गलती कहाँ पर हुई है, वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से था, किस टॉपिक से आया है। उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करिए, उसको दोबारा से समझिए। यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो थ्योरी में जाके उसकी वीडियो को चेक करिए, उसको समझिए और जो आपने नोट्स बनाए उनको रीड करिए। तो निरंतर अभ्यास करते रहेंगे आप इस तरीके से, तो एक समय आएगा जब आपको खुद पता चल जाएगा कि सामने से देखते ही कि किस में गलती है, क्या हमें रखना है, क्या नहीं रखना। तो ये जो प्रैक्टिस के बाद आने वाला जो टाइम होता है, जब आप अभ्यास करेंगे, तब आपके जो इतना जो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, तब आ पाता है। तो आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आर्टिकल से शुरू किया और जो हमारे लास्ट डिटरमिनर्स तक हमने जो पढ़े वो सारे कवर करेंगे हम। तो एक एक करके आप समझिए। अगर जैसे आपने ईच और एवरी हो गया, तो आपने ये दो टॉपिक भी पढ़े हैं, तो इनके ऊपर भी 4-5 क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने पे ध्यान दीजिए, उनको समझने की कोशिश करिए। तो इस पार्ट की शुरुआत हम अपने पहले क्वेश्चन से करते हैं। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, हैव यू लॉस्ट। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, हैव यू लॉस्ट, क्या आपने कुछ खो दिया है। तो यहाँ पर यूज करना है हमें एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, योर थिंग। तो आप दो तीन चीजों को तो खुद से काट सकते हो। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, हैव यू लॉस्ट नथिंग। अगर आपने कुछ नहीं खोया है तो आप क्यों ढूंढोगे, तो नथिंग को तो आप काट सकते हो। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, हैव यू लॉस्ट योर थिंग। तो योर थिंग को कंसिडर कर सकते हैं कि क्या आपने अपना कुछ गवा दिया है। और एवरीथिंग, आप क्या ढूंढ रहे हो, आपने अपना सब कुछ खो दिया, तो एवरीथिंग भी गलत हो जाएगा। अब आपने समथिंग और एनीथिंग को लेकर मैंने आपको थोड़ा सा चर्चा किया था थ्योरी के अंदर। थोड़ा नहीं, हमने इसके ऊपर काफी चर्चा की थी, समथिंग को लेकर और एनीथिंग को लेकर। समथिंग और एनीथिंग किसी अनस्पेसिफाइड आइटम को लेकर भी बताते हैं, जैसे समवन और एनीवन हो गया। तो जब कोई अनस्पेसिफाइड आइटम के साथ साथ ये किसी की एग्जिस्टेंस को लेकर भी बात करते हैं, देयर इज समथिंग, यहां तो कुछ तो है, यानी आपको नहीं पता क्या है। राइट, देयर इज समथिंग, इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है, वो अनस्पेसिफाइड है, लेकिन एग्जिस्ट है, यानी वो चीज उपस्थित है। राइट, जो आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वह चीज उपस्थित है, यानी एग्जिस्टेंस को लेकर भी बात करते हैं समथिंग और एनीथिंग। लेकिन कहां पर इनका यूज किया जाता है, समथिंग जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो एनीथिंग यूज करेंगे। सो ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 1 का सही उत्तर होगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली, यानी टीचर ने निराश होते हुए कहा, देर इज डैश इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, निराश होते हुए टीचर ने ये तो नहीं कहा होगा कि हर कोई है मेरी क्लास में जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, या कुछ है मेरी क्लास में जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। निराश का मतलब तब होता है अगर मान लीजिए 50 स्टूडेंट की क्लास है, यानी 50 स्टूडेंट है हमारे पास। अब 50 में से 10 या 15 स्टूडेंट किसी सवाल के जवाब दे देते, राइट, इस सवाल का जवाब दे देते, तो ये जो 10-15 स्टूडेंट जिन्होंने जवाब दिया है, तो टीचर ऐसे बोल सकते थे, यस देयर आर सम स्टूडेंट, राइट, कुछ तो स्टूडेंट हैं, राइट, जिन्होंने मेरी क्लास में जवाब दिया। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन माय क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कुछ हैं, बट तब डिसअपॉइंटमेंट होती
थोड़ी बहुत होती, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से निराशा करी गई है। तो देयर इज एवरीबडी गलत होगा, देयर इज एनीबडी इन माई क्लास बिल्कुल नहीं, एनीबडी आप कब यूज करोगे, राइट? ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाएगा। समबडी बिल्कुल नहीं, देयर इज नोबडी, कोई भी नहीं है मेरी क्लास में जो इस सवाल को हल कर सके। तो ये तो पूरा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड था, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना था कि टीचर किस वे में कहना चाहती हैं ना। सो बी पार्ट इसका सही आंसर है, तो बी आप मार्क करेंगे। जिनका बी सही है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो वो देखिए, धीरे से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। द प्रोजेक्ट इज गुड बट, प्रोजेक्ट सही है बट लेकिन देर इज डैश मिसिंग टू मेक इट एन एक्सीलेंट वर्क, द इंजीनियर कमेंटेड। तो देखिए, इंजीनियर को नहीं पता क्या मिसिंग है, बट कुछ तो मिसिंग है जो इसको एक एक्सीलेंट काम होने से रोक रहा है। प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन एक्सीलेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ तो मिसिंग है। अब वो क्या मिसिंग है? एवरीथिंग मिसिंग, सब कुछ मिसिंग है क्या? नहीं। एनीथिंग, नथिंग इज मिसिंग। अगर नथिंग इज मिसिंग, कुछ भी नहीं मिस है, तो ये एक्सीलेंट होना चाहिए, फिर ये गुड क्यों है? तो फिर इंजीनियर को किसी और तरीके से कमेंट करना चाहिए था। सो नथिंग भी आंसर नहीं होगा। तो आपको एलिमिनेशन लिखाना भी सिखाया जा रहा है, यानी एलिमिनेशन लगाना भी सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ऑप्शंस को काटा जाता है सही उत्तर देने के लिए। अब देखिए, एनीथिंग आएगा या समथिंग आएगा। अब देखिए बात यहाँ क्या हो रही है, एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है कि प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन कुछ तो मिस है। सो देर इज समथिंग मिसिंग टू मेक इट एन एक्सीलेंट वर्क, सी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या आएगा? समथिंग, राइट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब आपको एरर फाइंड करनी है। यू ऑल हैव टू स्टडी एनी बुक ऑन फ्रूड बिफोर राइटिंग अ पेपर ऑन साइको एनालिसिस। तो अब इसमें बोला गया है कि आप सभी को कोई भी किताब पढ़नी है फ्रूड की, यानी फ्रूड की आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, या फिर आपको कुछ किताबें फ्रूड को पढ़नी है अपने साइको एनालिसिस पेपर लिखने से पहले। तो देखिए, यहाँ पर एनी बुक नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए भाव क्या निकल के आ रहा है कि आपको कुछ किताबें पढ़नी है फ्रूड के ऊपर, जो यहाँ फ्रूड ने लिखी हैं अपने साइको एनालिसिस पेपर से लिखने से पहले। तो एनी नहीं होगा, सम होगा। जैसे यू ऑल हैव टू स्टडी सम बुक्स ऑन फ्रूड बिफोर राइटिंग अ पेपर ऑन साइको एनालिसिस, और सम की जगह हम अ फ्यू भी लिख सकते हैं। ये दोनों ठीक हो सकते हैं हमारे इस सिनेरियो में। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन करिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशुअल थिंकिंग। अक्रॉस द वर्ल्ड, किस पूरी दुनिया में किसके ऊपर डिस्कस हो रही है? कैंसर को ठीक करने के ऊपर। आर एनी लॉन्गर जस्ट विशुअल थिंकिंग, राइट? तो यहाँ पर एनी लॉन्गर होगा, या फिर देखिए अब इस जो हमारा सेंटेंस है, अगर इसका भाव निकल के आएगा आर नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग, तो करिंग ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको विशफुल थिंकिंग होना है। सो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एनी नहीं है, नेगेटिव मीनिंग हो रहा है, नो लॉन्गर की बात की जा रही है। सो बी इज द राइट आंसर, एनी की जगह नो इस्तेमाल करेंगे आप। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Women are now working in every field like teaching, medicine, law, business, etc. तो अब ये सेंटेंस कहना चाहता है कि जो वुमेन है वो सारे फील्ड में काम कर रही हैं। आर नाउ वर्किंग, हर एक फील्ड में काम कर रही हैं। अब वो कौन से फील्ड है? लाइक टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस। अब आपको मैंने ईच और एवरी में पढ़ाया था, तो जो एवरी होता है ना, ये ग्रुप में से इंडिविजुअलिटी की बात करता है, यानी जो वर्किंग फील्ड है वो बहुत सारे हैं, टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, राइट? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, राइट? आप एक्टिंग लिख सकते हो, प्रोड्यूसिंग लिख सकते हो, तो बहुत सारे फील्ड हैं। उसमें से आप बात कर रहे हो कि हर एक, राइट? अब देखिए, ईच होगा, एवरी होगा, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ओवरऑल को लेकर बात करी जा रही है कि हर एक फील्ड में जो है वुमेन काम कर रही है। कुछ ऐसे फील्ड हो सकते हैं जिनमें नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल लेके बात कर रहे हैं। तो एवरी के साथ सिंगुलर जो नाउन आता है, ये हमने बताया, एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, तो फील्ड्स नहीं होगा, फील्ड होगा, राइट? तो सी पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या था? एवरी के साथ
हमारा सिंगुलर नाउन आएगा, ये याद रखेंगे, और सिंगुलर वर्ब आती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, सो प्रत्येक पार्टिसिपेंट के बारे में बात हो रही है। इस देखिए ईच एंड एवरी वन ऑफ, तो मैंने आपको यूज बताया था, एवरी वन ऑफ का मतलब होता है जब पूरे ग्रुप में से हम हर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट जेनरसली टू द कॉज, तो ये एक्सपेक्टेड किया गया था, जो राइट इज एक्सपेक्टेड, सो ये माना गया था कि जो प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस कॉज के लिए। सो इसमें कोई एरर नहीं है, ये राइट आंसर है, क्योंकि एवरी वन ऑफ के बाद पार्टिसिपेंट्स प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ याद रख लीजिएगा, एवरी वन ऑफ के बाद अगर जो भी नाउन आएगा ये प्लूरल फॉर्म में होगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगी, ये जो वर्ब है ये एवरीवन के लिए आई है, ये सिंगुलर होगी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो नाउन यहाँ पर प्लूरल है, बिल्कुल ठीक, और वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक। सो नो एरर, देयर इज नो एरर इन इट। क्वेश्चन नंबर 8, टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, I am someone who thrives on challenges and believe that my purpose in life is to give 100% to very opportunity that comes my way. तो taking life as it comes, तो जैसे जिंदगी आती है ऐसा उसे लीजिए। I am someone, मैं कोई वो हूँ, who thrives on challenges, जो challenges को लेता है या फिर challenges को पार करता है, लड़ता है, and believe that my purpose in my life, और क्या वो believe करता है और भरोसा रखता हूं जो मेरी जिंदगी का पर्पस है, मकसद है, इज टू गिव, क्या है वो, 100% देना हर एक अपॉर्चुनिटी में जो भी उसे रास्ते में मिलेगी। तो वेरी अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, प्रत्येक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, तो एवरी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, उसको जो भी अपॉर्चुनिटी, और इसके साथ अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगा, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आता है। सो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। सो बहुत अच्छा लाइन, बहुत अच्छी सेंटेंस, इसके मीनिंग को समझिए, आप अपना एटीट्यूड भी से बनाइए और गलती को ठीक करिए। सी पार्ट में वेरी की जगह एवरी आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड, सो ऑफिस स्टाफ मेंबर्स ने इच्छा करी, ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर। अब यहां पर विश का मतलब है, अब देखिए एक विश का मतलब होता है इच्छा या कुछ मांगना, और एक विश का मतलब होता है बधाई देना। तो यहाँ पर बधाई देने की बात हो रही है कि जो ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी नई साल पे। देखिए ईच अदर जब आता है जब आप दो लोगों के लिए यूज करते हो, दो से ज्यादा के लिए यूज करोगे वन अनदर आएगा, राइट। सो दो के से ज्यादा के लोगों के लिए वन अनदर। अगर मैं यहां बात करूं फॉर टू कॉन्सेप्ट इसका देख लीजिए, ईच अदर, मोर देन टू, वन अनदर, राइट। तो हर एक स्टाफ मेंबर ने अपने मतलब सभी को बधाई दी नए साल को लेकर, आपस में वो एक दूसरे को बधाई दे रहे। तो बी इज द राइट आंसर, ईच एंड अदर की जगह आएगा वन अनदर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, he was so afraid that his knees knocked one another, वो बहुत डरा हुआ था कि उसने अपने नीज को फोल्ड कर लिया। नॉक्ड का मतलब है आपस में इंटरलॉक्ड कर लिया, इतना ज्यादा। ही वॉज टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब भी डरा हुआ होना था, फ्राइटेंड, डरा हुआ। सो राइट, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। तो अभी सिखाया है आप तो दो के लिए, फॉर टू क्या आएगा, ईच अदर, और उसके बाद मोर देन टू, उसके लिए क्या आएगा, वन अनदर। जरा ध्यान से दीजिए, ही किसके लिए यूज होता है, किसी जानवर के लिए या किसी पर्सन के लिए, पर्सन के लिए यूज होता है, वो भी मेल पर्सन को लेकर बात हो रही है। तो उसकी नीज कितनी होती है, दो ही तो होती है, तो दो से ज्यादा थोड़ी ना होंगी जो वन अनदर होगा, ईच अदर होगा। बहुत बेसिक सा है, बहुत आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। हिज नीज, दो ही नीज है उसके पास, और उसने आपस में मतलब नॉक्ड कर लिया नीज को, तो बी इज द राइट आंसर, ईच अदर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, our team is likely to lose
अनलेस ऑल मेंबर्स लर्न टू कॉर्पोरेट विद ईच अदर, यानी हमारी जो टीम है वो हार सकती है अनलेस। अब ये कंडीशन होती है, जब भी हम अनलेस यूज करते हैं ना, ये कंडीशन होती है, तब तक अगर ये हो सकता है अगर सारे मेंबर्स कॉर्पोरेट करें तो नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कि हमारी टीम हार सकती है, किंतु सारे मेंबर्स अगर कॉर्पोरेट करें आपस में तो नहीं हारेगी। अनलेस का मतलब यही होता है, इफ नॉट, राइट। अगर नहीं, राइट, तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, याद रखिएगा, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अब यहां पर क्या बात करी गई है, वो अपनी टीम की बात कर रहे हैं और सारे मेंबर्स आपस में कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट का मतलब आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखें, राइट, विद ईच अदर। तो विद ईच अदर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की जब बात होती है तो ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा, ये आपको बताना है, विद वन अनदर। सो बी इज द राइट आंसर। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव। तो क्लासरूम में आपस में स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है कि आपस में प्यार से रहिए, राइट, ब्रदरहुड की भावना रखिए, हार्मनी के साथ रहिए। तो क्लासरूम में स्टूडेंट एक है या दो है या दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा है, और उनको सिखाया जाता है तो टू लव ईच अदर, ऑल अदर्स, वन अनदर, ऑल टुगेदर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ईच अदर नहीं होगा, ऑल अदर्स नहीं होता है, वन अनदर। आपस में प्रेम के साथ रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, सद्भावना के साथ रहिए। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं, और सभी के लिए अगर आप लिखते हो तो वन अनदर होगा, दो से ज्यादा की बात करोगे, दो के लिए बात करोगे तो ईच अदर की बात होगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हिज वाइफ हैज अ ट्विन, राइट, हिज वाइफ हैज अ ट्विन। तो उसकी वाइफ के साथ क्या है, उसकी वाइफ पे ट्विन है, ट्विन मतलब जुड़वा। हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट साइट ही हैड ग्रेट ट्रबलिंग टेलिंग। जो आपस में इतने ज्यादा रिजेंबल्स करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो अब उसको मुश्किल हो गया बताने के लिए, राइट। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, फ्रॉम वन फ्रॉम अदर होगा, वन फ्रॉम अनदर होगा, ईच अदर होगा, हु इज विच होगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि दो जुड़वा बच्चे थे और उनको बताने में बड़ी मुश्किल हो गई थी कि कौन किससे अलग है, डिस्टिंक्ट करने की बात हो रही है। यहाँ टेल एक वन अनदर की बात करें, इन दोनों में से कौन किससे अलग है, वन फ्रॉम अनदर की बात कर रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कौन अलग है, वन फ्रॉम अनदर, इतना बताना बड़ा मुश्किल है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द टू बॉयज आर फाइटिंग वन अनदर ओवर अ ट्रिफल। तो एक छोटी सी बात पे या एक बात पे जो दोनों दोस्त हैं आपस में लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं, तो दो लोग, टू बॉयज, तो फॉर टू कॉन्सेप्ट अगेन, फॉर टू क्या यूज होगा, ईच अदर। तो क्या एरर आपको दिख गई, बिल्कुल बी पार्ट में एरर है। सो बी पार्ट में अगर एरर है तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, ईच अदर का, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द टू सिस्टर शाउटेड। सो दो सिस्टर्स ने चिल्लाया था, एट वन अनदर इन पब्लिक। तो दो सिस्टर आपस में एक दूसरे पे चिल्ला रही हैं। तो वो जब आपस में एक दूसरे पे चिल्ला रही हैं तो इसका मतलब है वहां वो दोनों ही हैं और कोई और नहीं है, तो इसीलिए दो लोग हैं, तो ईच अदर होगा, राइट। सो बी पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। नाउ अब क्वेश्चन में थोड़े से चेंज आ गए, ईच और वन अनदर को लेके मैंने आपको बताया कि जो भी आप क्वांटिफायर पढ़ोगे या जो भी आप डिटर्मिनर पढ़ोगे, उन पे हम अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर एक में गलती होगी कोई बात नहीं, आप जाइए अच्छे से पढ़िए, दूसरा दीजिए, दूसरा आपका ठीक होगा, तीसरा आपका ठीक होगा, फोर्थ आपका ठीक होगा, फिफ्थ आपका ठीक होगा। यानी अब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो अपने नोट्स को जरा संभाल के रखिए, आप लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली देखते रहिए, जहां पर भी प्रॉब्लम होती है वहां पर जाइए और अपने आप को जो निरंतर अभ्यास के अंदर रखिए, यानी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन नंबर 16, ही बोथ won a medal and a scholarship।
इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है उसने मेडल भी जीता और स्कॉलरशिप भी, उसने दोनों चीजें जीती, मेडल भी स्कॉलरशिप भी। तो हमें इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। ही वॉन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप बोथ, बोथ ही वॉन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, ही वॉन बोथ, तो एग्जैक्टली सी इज द राइट आंसर। ही वॉन बोथ, बोथ के साथ क्या है, एक मेडल जीता, और बोथ के साथ हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, एंड और एक स्कॉलरशिप जीती। तो याद रखिएगा बोथ का जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है उसके साथ नाउन आएगा, फिर एंड आ जाएगा, फिर नाउन आ जाएगा, राइट। तो एंड के साथ बोथ को हम यूज करते हैं। तो ये जो बेसिक से स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने तो काफी अच्छे लेवल पे इंग्लिश पढ़ी है, यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। आप अपने थ्योरी में जाइए, मैंने बताया वहां पर बोथ और एंड में स्ट्रक्चर होता है, तो इन पे आप खासा ध्यान रखिए, राइट। Now, question number 17. Dash my food and my repast was salted. Right. So, all of my food and repast were salted. देखिए यहाँ पर दो नाउन है, फूड और रिपास्ट वर सॉल्टेड। सो एंड के साथ कनेक्ट कर दिया, नन ऑफ के साथ नहीं आता, ऑल ऑफ के साथ एंड नहीं आएगा, बोथ के साथ नहीं आएगा, बोथ ऑफ के साथ नहीं आएगा। अब देखिए क्या यहाँ पर बोथ ऑफ होगा या बोथ, ये तो आप काट दीजिए, यहाँ पर होगा बोथ, बोथ के साथ आ जाएगा नाउन। बोथ माई फूड एंड माई रिपास्ट वर सॉल्टेड, तो 70 का जो 17 है उसका सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. बोथ मिस शारदाना एज वेल एज मिस शहगल इज वेरी गुड लीडर्स, तो बात करी गई है दोनों, मिसेस सरदाना जो मिसेस सरदाना है और मिसेस सहगल जो हैं वो दोनों काफी अच्छे लीडर हैं। तो अभी हमने पढ़ा था बोथ के साथ जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एंड का यूज होता है। यानी बोथ के साथ यहां पर अगर मैं नाउन वन लिख देता हूं, क्योंकि बोथ दो लोगों के या दो नाउन के लिए यूज किया जाता है, राइट, बोथ सिर्फ दो नाउन के लिए यूज किया जाएगा, और यहां पर नाउन टू लिख देता हूं, तो बोथ को किस, दो जो नाउन बोथ के साथ आए उनको किसके साथ कनेक्ट किया गया, एंड के साथ। इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो इसको याद रखिएगा, ये थ्योरी में भी हमने कवर किया है। सो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसी पे अब आप जाहिर सी बात है, अब आप क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या एरर है। क्वेश्चन में आपको एरर सामने ही दिख जाएगी, राइट, एज वेल एज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बोथ, यहाँ पर क्या होगा, एंड। बोथ मिसेस सरदाना एंड मिसेस सहगल इज वेरी गुड लीडर, राइट। सो बी पार्ट में एरर है, राइट। सो यहाँ पर एक और चीज है, इज नहीं आएगा, यहाँ पर भी एरर दे दी है क्वेश्चन वालों ने, तो यहाँ पर लिखिए बी और सी दोनों में एरर है, यहाँ पर आएगा व, प्रेजेंट की बात हो रही है तो आर, क्योंकि दोनों को लेकर बात हो रही है ना, कि मिसेस सरदाना भी एक अच्छी लीडर है और मिसेस सहगल भी एक अच्छी लीडर है, तो दोनों अच्छी लीडर हैं, तो इसकी जगह होगा आर। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, बोथ मिसेस सरदाना एंड मिसेस सहगल आर very good leaders. So this is the right way. Now question number 19. Tea grows both in Assam and Ceylon. देखिए जो चाय है वो कहाँ उगती है, असम में भी और जो साइलन है जो सिटी में भी, तो इन बोथ आएगा, इन बोथ, बोथ इन नहीं होगा, इन बोथ होगा, तो बी पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। हसन प्लेस बोथ क्रिकेट एंड बिलार्ड्स एट द नेशनल लेवल। सो अब देखिए हसन प्लेस, हसन क्या है, क्रिकेट भी खेलता है और बिलार्ड्स भी खेलता है, किस लेवल पे, नेशनल लेवल पे। बोथ के साथ हमने क्या यूज करा है, एंड का यूज करा है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। क्या इसमें एरर है, नो एरर, सो नो एरर इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, right, despite the evident tensions that compromise can be worked out, both side insist given their strong historical links, right.
सो बोथ के साथ आपने साइड यूज कर दिया, तो बोथ साइड का मतलब है दोनों तरफ की बात हो रही है, तो दोनों तरफ की बात हो रही है तो बोथ साइड्स होगा, राइट, बोथ साइड्स, जैसे बोथ साइड्स ऑफ रिवर लिखते हैं ना, रिवर के दोनों किनारे, तो बोथ साइड्स होगा ना कि साइड, राइट। सो इसको आप ठीक करेंगे, सी पार्ट में एरर है, नॉट बी, सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। ऑल हिज आंसर्स वर करेक्ट। सो आपको क्या बताना है, ऑल अब यहां पर यूज हो जाता है हमारे ऑल का, सो ऑल हिज आंसर वर करेक्ट होगा, ऑल करेक्ट होगा या फिर हिज ऑल आंसर्स करेक्ट होगा, राइट बताना है। ऑल ऑफ हिज आंसर्स यानी जो भी उसने उत्तर दिए हैं उसमें से सारे सही हैं, तो राइट होगा ऑल ऑफ हिज आंसर। अब इसको ये भी सही हो सकता था ऑल हिज आंसर्स, क्योंकि ऑल के साथ जब यूज किया जाता है ना तो यहां पर एस लगाया जाएगा, तो इस तरीके से अगर यहां पर हम लिख सकते थे ऑल हिज आंसर्स लिखा रहता तो भी सही होता, लेकिन ये नहीं है बी पार्ट में, तो हम सी पार्ट में ऑल ऑफ हिज आंसर्स वर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, शी वॉज डिस्ट्रॉट बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गोन अवे, राइट। सो ऑल हर, तो ऑल के साथ देखिए प्लान आया, तो यहां पर प्लान्स होगा, उसके जितने भी प्लान्स थे सारे चले गए, सो सी पार्ट में एरर है, राइट। तो ये कहां से हमारे टॉपिक है, ऑल को लेके हमने काफी डिटेल में चर्चा की है। शी कुड नॉट बिलीव दैट इट हैड ऑल हैपेंड टू हर, राइट, वो बिलीव नहीं कर पाए, इट हैड ऑल, इट ऑल हैड, इट ऑल हैड हैपेंड टू हर, तो राइट होगा इट ऑल हैड हैपेंड, क्योंकि हैड किसके लिए यूज हुआ, हैपेंड के लिए, जो है हैड ऑक्सिलरी वर्ब है और हैपेंड मेन वर्ब है, तो इट ऑल हैड हैपेंड होगा, राइट। तो बी पार्ट में एरर है, सही स्ट्रक्चर होगा इट ऑल हैड हैपेंड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट अनदर रेस्टोरेंट्स हिज वन ऑफ हिज एक्सेप्ट अनदर रेस्टोरेंट्स दिस वन ऑफर्स नो डिस्काउंट, राइट। देखिए इसका मतलब क्या गया कि और रेस्टोरेंट्स की तरह वन, ये जो रेस्टोरेंट है ये नो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, वन ऑफर्स नो डिस्काउंट। अब यहाँ पर जो भाव है इसका थोड़ा सा अलग आ रहा है, राइट, थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो यहाँ का मतलब जो जाएगा, देखिए एक्सेप्ट के साथ अगर आप बात कर रहे हो रेस्टोरेंट्स आ गया, राइट, तो रेस्टोरेंट्स के साथ यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा अनलाइक अदर रेस्टोरेंट्स, तो अदर आएगा, और रेस्टोरेंट्स की तरह नहीं है, अनलाइक अदर रेस्टोरेंट्स दिस वन ऑफर्स नो डिस्काउंट, राइट। सो नॉट लाइक अदर रेस्टोरेंट्स, अनलाइक का मतलब होता है नॉट लाइक, राइट। सो ए पार्ट में इसको सही जो हमारा रिप्लेसमेंट होगा ए पार्ट होगा, राइट। सो इनको आपको प्रैक्टिस करना है, और बाकी के जो क्वांटिफायर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप अपने जो क्वेश्चंस अगर गलत हुए हैं तो उनकी थ्योरी को देखिए, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखिए कि कहाँ पर आपकी गड़बड़ी हुई है, और उसके साथ बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे और इवन इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट के टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।